आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं, बंगाल एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट। कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भाजपा ने नमाज पर पाबंदियों का किया समर्थन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फाइल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी एसआईटी, योगी सरकार से मांगा समय। शामली में सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले ये जिन्ना के अनुयायी। सोनम वांगचुक पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, अनशन पर बैठे हैं तो सरकार से मिले। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है, इसलिए कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है। अदालत ने कहा है कि कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला देता है तो चुनाव आयोग को नागरिकता निर्धारण के लिए मामला संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा। मतदाता सूची में नाम न होने से नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों को पीडीएस, अन्नपूर्ण योजना और सैन्य अधिकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका तनाव के कारण हॉर्मुज क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारत का बड़ा हिस्सा ईंधन इसी मार्ग से आता है। इसके बावजूद देश के विकास की रफ्तार नहीं रुकी है। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सरकार परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, अब वे इसका बदला ले रहे हैं। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। हमने उस बिल का भी विरोध किया था जिसमें मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रस्ताव शामिल किया गया था।
आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा मानना है कि परिसीमन बिल मानसून सत्र के दौरान कभी भी लाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि परिसीमन बिल पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा और अध्ययन किया जा सके। सरकार यह बिल लाने समय 2029 के चुनावों को ध्यान में रखी है। हमारी चिंता यही है कि संवैधानिक बदलावों से संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों पर जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं। पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा। ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं। उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे। एक और वो बर्खास्त करने वाली बिल है, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, जो 30 दिन में जेल में है, तो उसको बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन को ऑटोमेटिकली। तो उसका भी हमने विरोध किया था जब वो पेश हुआ था दिसंबर के महीने में। तो ये सब तो नहीं लिखा है, पर असली बात तो यही है। असली बात तो ये सेशन, मानसून सेशन, मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी तो ये परिसीमन बिल तो जरूर लाएंगे। कल हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा है। वो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके जो प्रस्ताव हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमको एक समय दीजिए उस अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का। कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर रोक के मुद्दे पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि मैं इस मामले में उनका पूरा समर्थन करता हूं। लोग विरोध कर सकते हैं और मैं उनका भी पूरा समर्थन करता हूं। जिस जगह पर 136 साल से नमाज पढ़ी जा रही हो वहां अचानक नमाज रोकना सही नहीं है। लोग तो विरोध करेंगे ही। आखिर यह है कि लोकतांत्रिक देश है। समीक भट्टाचार्य की बातों का कोई महत्व नहीं है। एयरपोर्ट इलाके में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वहां एक बार चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसके लिए मैं उनके राय को कोई अहमियत नहीं देता। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि पूरे देश में एक दशक से शिक्षा के सवालों को कांग्रेस, एनएसयूआई, नेता प्रतिपक्ष और यूथ कांग्रेस लगातार उठा रही है। इस वर्ष भी पेपर लीक को लेकर प्रतिकार का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ, जिसको हम छात्रों की गूंज कह रहे हैं। ये नाम भी छात्रों के बीच से आया है। कोटा में संवाद हुआ और आज वे देहरादून में संवाद कर रहे हैं। हम लाखों छात्रों तक पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाकी शहरों में भी जाएंगे। सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं होगी तो ऐसी परिस्थितियों में हम पहुंच जाते हैं। आज जिसके पास पैसा है वह पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है वह नहीं पढ़ सकता। देखिए, अव्वल तो पूरे देश में लगभग एक दशक से जो शिक्षा के सवाल हैं उसको कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न मौकों पर उठाते रहे हैं। इस वर्ष भी नीट, सीबीएसई, नेट यूजीसी, इन सवालों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के यह प्रतिकार का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ, जिसको हम छात्रों की गूंज कह रहे हैं। और ये नाम भी छात्रों के बीच से ही आई है। और इस कैंपेन के तहत पिछले दिनों कोटा में राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद कर रहे थे। आज वो देहरादून में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में एक बार 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के 28 नेताओं ने प्रेस वार्ता करके यह छात्रों की गूंज कैंपेन शुरू की। उसके बाद 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके हम लाखों छात्रों तक रीच आउट किए हैं। उनसे जाते हैं, बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका संपर्क नंबर लेते हैं, उनको अपने साथ रजिस्ट्रेशन करवा करके उनसे जुड़ते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करके लोकली जो है हम लोग एजुटेशन का प्रोग्राम चलाते हैं। एजुटेशन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं, जिसमें भी विरोध का एक तरीका है, और साथ ही साथ जो एक पारंपरिक तौर तरीके हैं, कैंडल लाइट करना, मसाल जुलूस करना, कलेक्ट्रेट के सामने धरना देना, ये कार्यक्रम हम लोग 28 शहरों में चला रहे हैं।
आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष भी देहरादून के बाद बाकी शहरों में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी इसको 28 शहर से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस 100 शहरों तक लेकर के जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि यह जो हम आत्महत्या देख रहे हैं विद्यार्थियों की, या स्कूल जो रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, तो ये रिजल्ट है, ये डिजीज का रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज है सरकार की मानसिकता और शिक्षा को लेकर के उसका नजरिया। शिक्षा जब खरीदने बेचने की वस्तु बन जाएगी, सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और आज आप ये देखिए कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है। और आज स्थिति वहाँ से आगे चली गई है कि जिसके पास पैसा है वो भी नहीं पढ़ सकता है। सीबीएसई स्क्रीन मार्किंग में, स्क्रीन जांच में हमने ये देखा, ऑन स्क्रीन जांच में, कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे बच्चे यहाँ से 10th करके, वो सबसे ज़्यादा परेशान हुए। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट लटक गया। तो पहले तो ये था कि जानबूझ करके सरकारी व्यवस्था को बंद किया गया, सरकारी स्कूल को बंद किया गया कि लोग नहीं आते हैं, और उन जमीनों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। आप जानते हैं कि आज सैनिक स्कूल, लगभग 70% सैनिक स्कूल का कंट्रोल वो भारत की सेना के हाथ में नहीं है। वो जो है किसी एनजीओ या किसी संस्था को, जिसका संबंध सरकार से है, सत्ता में बैठे लोगों से, उसको हैंडओवर कर दिया गया है। तो स्कूल बंद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हैं, आईआईटी में पढ़े हुए लोगों को भी आज प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यह एक गंभीर समस्या है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, 90 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो ठीक से कंडक्ट होता हो। तो इस गहरी समस्या को देख करके ऐसा महसूस होता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है। इसको बदलने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जो नकारा हो चुका है, हत्यारा हो चुका है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। सिस्टम बदलने की शुरुआत सरकार बदलने से करनी पड़ेगी। और सरकार कौन बदलेंगे? सरकार इस देश के नागरिक बदलेंगे। विद्यार्थी भी इस देश के नागरिक हैं। आज हम उनके सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि बतौर विपक्ष ये हमारी जिम्मेवारी है, और बतौर नागरिक ये उनकी जिम्मेवारी है कि इस व्यवस्था को बदलने में हम सब मिलकर के काम करेंगे और ये व्यवस्था बदलेगी। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को प्रस्तुत करेगी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगी भी है। बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है और कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली पहुंचे, जहां उन्होंने 581 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने दोनों पार्टी के लोगों को जिन्ना का उपासक बताया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलता है ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर। आज कोई संकट नहीं है बहन और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विपक्षी दलों और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने के लिए विपक्ष के प्रमाण पत्र या उसके झूठे आरोपों की आवश्यकता नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने राज्य का खजाना खाली होने के विपक्ष के दावों को पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और ऐसे आरोपों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने चर्चित छोटू सिंह मामले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने जेडीयू में किसी भी प्रकार की अंदरूनी कलह या गुटबाजी से साफ तौर पर इंकार किया है।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर विपक्ष के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयान और मुलाकात के बाद अब एनडीए के नेता भी इस पर रिएक्शन देने लगे हैं। आज जहां एक तरफ बिहार के बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बयान सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत भी दी है। जेडीयू नेता ने कहा है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोनम वांगचुक की बात को सुनना चाहिए। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि हल हो या ना हो, जब वो अनशन पर है तो सरकार को उनकी बात को सुन लेना चाहिए। सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल को जाकर उनसे मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। यह मामला दिल्ली का है, बिहार का नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर जाकर मिलते हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।